दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अंशु नैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। बीजेपी दरबार में एक सन्नाटा छाया है, एक शांति छाई है। क्या ये किसी तूफान से आने की पहले वाली शांति है? आखिर होना क्या वाला है? 11 दिन बीत गए हैं और 11 दिन बीतने के बाद यह सन्नाटा और बढ़ता जा रहा है। क्या ये किसी संकट या मुसीबत की आहट दे रहा है या किसी नए बदलाव की आहट दे रहा है? सोच विचार चल रहा है। सबसे बड़ी जो कुर्सी है, क्या वो खतरे में है? या उसे बचाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? और इन 11 दिनों के बाद, इस शांति के बाद क्या कोई बड़ा तूफान आने वाला है? इस तूफान की थोड़ी-थोड़ी भनक मिल रही है और क्या है ये पूरी खबर, ये हम बताएँगे संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आखिर बीजेपी के खेमे में चल क्या रहा है? इतनी शांति, इतनी शांति। शांति के बाद लगता है एक तूफान आएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा अंशु जी। और सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को नमस्कार। और 1-2 दिन में नहीं आ पाया चूँकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। कल अंशु जी ने एक बड़ा शानदार शो किया जिसमें मैं दुर्भाग्य से मुझे रहना चाहिए था, मैं नहीं रह पाया। दर्शकों से कहूँगा वो जाकर ज़रूर देखिए। वक़्त आ गया है एक बड़े बदलाव का, एक बड़े बदलाव का वक़्त आ गया है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि सांस्कृतिक मूल्यों की दुहाई देकर एक पार्टी सत्ता में आती है और उस पार्टी के 12 साल के कार्यकाल में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अश्लीलता का माध्यम बन जाता है। कोई भी सीरियल उठा लीजिए, कोई भी वेब सीरीज उठा लीजिए, उसमें आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखेंगे, परिवार टूटते हुए दिखेंगे, तमाम चीजें टूटती हुई दिखेंगी। जबकि हमारे यहाँ एक सेंसर बोर्ड काम करता है, हमारे यहाँ एक सरकार काम करता है, हमारे यहाँ एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय काम करता है। मैं सरकार के और खास तौर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कहूंगा, आप दाएं बाएं से पूछताछ करने की बजाय सीधे फोन उठाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। कौन क्या कर रहा है, इसके पूछताछ करने की बजाय अगर आप ये कोशिश करें कि भैया जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। किसी पत्रकार के पीछे पड़ के आपको कुछ मिलेगा नहीं। और मेरा मोबाइल नंबर तो वैसे ही सबके पास है, सीधे मुझसे पूछ लिया कीजिए। अब आते हैं आज की एक बड़ी स्टोरी पर। अंशु जी, तकरीबन 2 महीने पहले मैंने बताया था कि स्मृति ईरानी की वापसी होगी, जोरदार वापसी होगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं वो तो सीरियल की दुनिया में वापस लौट गई, लेकिन स्मृति ईरानी की वापसी हुई, राष्ट्रीय महासचिव बनकर वापसी हुई। तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले मुझे याद आ रहा है, हाँ शायद उससे भी पुराना वाकया है। मैंने और शिव कुमार मिश्रा जी ने एक शो किया था जिसमें मैंने बताया था कि मोहन भागवत ये तय कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का मेंबर बनना है। और उसमें देवेंद्र फडणवीस भी उस रेस में है। लेकिन क्या अमित शाह इन्हीं दोनों को शामिल करेंगे? जाहिर सी बात है कि जब 2 सीएम आएंगे तो अमित शाह हेमंता बिस्वा शर्मा को शामिल करना चाहेंगे। आज देश के एक बड़े पत्रकार ने ये किया है कि तीनों मुख्यमंत्रियों को शामिल करने की कवायद शुरू हो गई है जनाब। आज से शुरू नहीं हुई है, 2 महीने पहले की कवायद है। लगभग तय हो चुका है। टॉप के 5 नाम तय हैं, नीचे के नामों में काट-छाँट की जा रही है। तो उनसे फिर कहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो हमारी खबर सच हुई थी, ये खबर भी सच साबित होने वाली है। क्योंकि अगर योगी संसदीय बोर्ड में नहीं आएँगे, तो एक ऐसा तूफान आएगा जिसको कोई नहीं थाम पाएगा। अब दूसरी बात, 7 अक्टूबर 2001 वो तारीख जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर गए थे। 25 साल हो जाएंगे 7 अक्टूबर 2026 को, संवैधानिक पद पर बैठे हुए। 25 साल तक एक आदमी ने 24 घंटे, सातों दिन, साल के 365 दिन और 6 घंटे भी जोड़ लीजिए, जो 4 बार मिलकर लीप ईयर बन जाता है। उन सबको जोड़ के 25 साल से एक आदमी काम कर रहा है। भाजपा सोच ही नहीं रही कि उनको आराम दिया जाए। बहुत हो गया, कितना आदमी काम करेगा। अब प्रधानमंत्री कार्यालय में एक शांति है सुजीत, गृह मंत्री कार्यालय में एक शांति है, एक अजीब तरह की शांति है। और जब इस तरह की शांति होती है तो एक बड़े तूफान की आहट होती है, एक बड़े राजनीतिक तूफान की आहट होती है। इस देश की राजनीति में एक अजीब सी विडंबनाएं रही हैं। विडंबना क्या रही है? सबको पता है कि अगर आप ये करोगे तो हार सकते हो, लेकिन फिर भी वो करने का कोई लालच तो उसको छोड़ नहीं जी। सकता ना। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, आपातकाल के बाद वो हारी, बुरी तरह से हारी। नरेंद्र मोदी साहब मीडिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं, ये जानते हुए कि मीडिया शेर की सवारी है, जिस दिन उतरोगे उस दिन यही मीडिया आपको बेनकाब करके रख देगी। हाँ, एक प्रॉफिट उनके साथ ये हो गया है कि ये जो ईएमआई वाली इकोनॉमी है, हमारे संपादकों को बैठने के लिए कहा गया, वो लेट गए तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के। ये एक प्लस पॉइंट मोदी साहब के साथ है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो भेद एक के बाद एक खुलने लगते हैं। जैसे अमेरिका से भेद खुलने लग गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहते थे। अब होता क्या है, भारत का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेगा तो वो भारत के हितों की बात करेगा। लेकिन अगर वो उससे पहले इस बात की बात करेगा कि भाई सवाल मत पूछवाना मुझसे,
तो अमेरिका का राष्ट्रपति तो हावी हो जाएगा ना, कितना डरपोक आदमी इस सवाल से डरता है, इसको तो कुछ भी मांग लो, कुछ भी झुका लो। लेकिन देश के अंदर आप बहादुर बनने की कोशिश करते हैं। संसद का मानसून सत्र, अंशु जी, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से बुलाया गया, 13 अगस्त को इसको स्थगित किया गया अनिश्चित काल के लिए। अब कायदे से होना यह चाहिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 अगस्त तक राष्ट्रपति भवन से एक नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाती है सरकार की सलाह पर और राष्ट्रपति ही संसद के सत्र का सत्रावसान करती है। अभी तक राष्ट्रपति ने सत्रावसान नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्या सरकार इसी सत्र को कंटिन्यू करना चाहती है? और जब इसी सत्र को वो कंटिन्यू करना चाहती है तो लक्ष्य क्या है? इस समय सरकार के पास एक ही लक्ष्य है, जो इंदिरा गांधी और संजय गांधी की जोड़ी ने आपातकाल की बात किया था अंशु जी। आपातकाल को खत्म करके उन्होंने तुरंत चुनाव का ऐलान कर दिया। उनको लगा कि विपक्षी दल जो है वो एकजुट नहीं हो पाएंगे, विपक्षी दल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन कई बार चुनाव दल नहीं लड़ते हैं, नेता नहीं लड़ते, जनता लड़ती है। जेल से निकलते ही 24 घंटे के अंदर 4 पार्टियों ने मिलकर एक नई पार्टी के गठन का फैसला कर लिया। रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करने का फैसला किया गया। संजय गांधी और इंदिरा गांधी की जोड़ी ने तय किया कि रामलीला मैदान में भीड़ न पहुंचे, इसलिए नई नई फिल्म रिलीज हुई थी उस समय। ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की बॉबी मूवी रिलीज हुई थी। बॉबी को दूरदर्शन पर दिखा दिया गया। आमतौर पर दूरदर्शन पर नई मूवी नहीं आती थी। क्यों दिखाया गया? कि भीड़ रामलीला मैदान में ना पहुंचे, लेकिन भीड़ रामलीला मैदान में पहुंची। और उसके बाद ऐसा चुनाव हुआ कि पूरे उत्तर भारत में जो 250, 245, 246 सीटें थी, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसमें सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी। सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का, सुपड़ा साफ हो गया था। अब यही मोदी साहब कर रहे हैं। चूंकि वो संसद को सत्र को उन्होंने स्थगित नहीं किया है, वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि डीएमके को किसी तरह से मना लिया जाए, समाजवादी पार्टी को किसी तरह से तोड़ लिया जाए, और जो 360 का आंकड़ा है वो 360 का आंकड़ा पार करके 2/3 बहुमत हासिल कर लिया जाए और 2/3 बहुमत में इस सत्र को कंटिन्यूटी में बुला के उस को पारित करवा लिया जाए। इसलिए संसद के सत्र का सत्रावसान या नोटिफिकेशन राष्ट्रपति भवन से अभी तक नहीं जारी करवाया गया है। लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार इस मिशन पे जुटे हुए हैं। और इस बीच एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर आती है, ये कल की खबर है, लेकिन दोनों को आप जोड़ के देखिए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या बताती है हमें? कि सरकार एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ रही है। 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में एक साथ चुनाव करवाने की बात कही जा रही है। पहले ये 2034 तक ले जाना था, लेकिन अब 2029 में ही लागू करने की बात कर रही है। और ऐसे में ये बड़ा है, ये दूसरे को निपटाने की कोशिश नहीं, अपने को भी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर ये बताती है कि अगर 2029 में आप चुनाव करवाओगे तो मान लीजिए 2024 में जिन विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है वो तो 2029 में 5-6 महीने आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा और 2027 के दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन 7 राज्यों के चुनाव होने हैं। अगर 2029 में आप 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के चुनाव एक साथ करवाना चाहते हैं तो आपको यूपी की भी सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। क्या योगी आदित्यनाथ ऐसे नहीं हटाए जा रहे तो ऐसे हटाने का मन कर रहा है इनको? और फिर ये क्यों कर रहे हैं? इनको ये लगता है कि अगर आपने लोकसभा के साथ 22 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी करवा दिया तो राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रह पाएगा। क्यों? उत्तर प्रदेश में लड़ाई होगी अखिलेश और कांग्रेस पार्टी में, बिहार में लड़ाई होगी तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी में, पश्चिम बंगाल में लड़ाई होगी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी में, महाराष्ट्र में लड़ाई होगी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी में, तमिलनाडु में लड़ाई होगी कांग्रेस के सामने धर्म संकट की, वो डीएमके के साथ जाए कि टीवीके के साथ जाए। ये उसी तरह की चाल है। जब नेता सोचता है कि ये कर दो, ये कर दो, ये आपस में लड़ लेंगे और मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव जनता लड़ती है और चुनाव जनता ही जितवाती है। अब इसमें दिक्कत क्या होगी? क्या योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि 2027 के बाद अगर मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तो उनका कार्यकाल 2 साल का ही रहे? और एक बात इस देश की जनता से हमें जरूर पूछना चाहिए सुजी, आप एक देश एक टैक्स, मुझे याद है वो आधी रात को पास हुआ था, संसद भवन में था, आज तक एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है। पेट्रोल, डीजल और शराब इनसे बाहर है। अगर पेट्रोल और डीजल को एक देश एक टैक्स की व्यवस्था में ला दिया जाए, 40 से 50 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। एक देश एक शिक्षा नहीं लागू कर पाई है अभी तक।
कोकरोच जनता पार्टी वाले जा रहे हैं जयपुर में तो आपने पीट दिया, लेकिन इससे सच्चाई छुप जाएगी कि अस्तबल वो क्या बोलते हैं उसको, वो भैंस और गाय जहां बधी है वहां आप स्कूल चला रहे तबेला, हैं। तबेला। तबेला में। हाँ, इससे ये चीज मिट सकती है। ये चीज इससे मिट सकती है कि आपके बड़े बड़े नेता जिनके 40-50 स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके गांव में चले जाओ, जिस बूथ पर वो वोट करते हैं उस बूथ पर स्कूल की हालत खराब है। मैं तो कई ऐसे गांव में गया, बड़े बड़े नेता हैं, 40-50 स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, उनका अपना गांव का जिसपे वो वोट करने जाते हैं, पंचायत के लिए वोट करने जाते हैं, विधायक के लिए वोट करने जाते हैं, सांसद के लिए वोट करने जाते हैं, उस स्कूल में न पंखा है, न टॉयलेट है, न बल्ब है, लेकिन शर्म उनको आती नहीं। आप उसको छुपाने की कोशिश करोगे तो एक देश एक शिक्षा नहीं हो पाया, एक देश एक टैक्स नहीं हो पाया, एक देश एक कानून नहीं हो पाया, लेकिन एक देश एक चुनाव की ही ऐसी जल्दीबाजी मोदी जी को क्यों है कि वो तमाम नियमों, परंपराओं और प्रक्रियाओं को ताक पर रखने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, संतोष जी, बहुत बड़ी खबर आप दर्शकों को बता रहे हैं। और संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल के दर्शकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ध्यान से हमारे वीडियोस देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियोस देखेंगे, तो आपको उनमें कई खबरें जो हैं वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है प्लेटफॉर्म, उनसे बहुत पहले आपको मिलेंगी। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से वीडियो सुनने और देखने होंगे। संतोष जी ने बहुत सारी खबरें यहीं पर ब्रेक की हैं और ये हमने देखा भी है, चाहे वो स्मृति ईरानी की हो, चाहे वो वही इस्तीफे की हो, शिक्षा मंत्री की, बहुत सारी खबरें हैं। और एक चीज और बात मैं अपनी और रखूं कि मैं भी यही कहूंगी कि कल मैंने एक जो वीडियो रिकॉर्ड किया है उसे आप चाहें तो प्लीज जरूर सुने, क्योंकि उसमें एक विमर्श है जो कि आगे की भावी राजनीति कैसी होगी देश की, उसके ऊपर एक पूरा विचार रखा गया है। बाकी तो खबरें आती जाती रहती हैं, लेकिन विचार से जुड़ी हुई खबरें भी जरूर आप सुनिए तो अच्छा लगेगा। हाँ, अब बात यहां आती है, जो ये बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो इनके दिमाग में बहुत पहले से था। इसके लिए तो खिचड़ी बहुत पहले से पक रही थी और ये पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी के पास भी ये मुद्दा है, उनकी कंसल्टेशन अभी ली जा रही है, लेकिन वो सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उस पर विचार पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ये सोच रहे हैं जो कि 2034 में इसको करने का प्लान है, उसे 2029 में ही करना चाह रहे हैं कि भाई जो भी 22 राज्य हैं और यूटीज हैं जिसमें अभी बीजेपी की मेजोरिटी की सरकार है, उसमें साथ में ही चुनाव हो जाएं 2029 में लोकसभा के साथ, तो हम सारा का सारा एक साथ लपेट लेंगे और फिर से हम काबिज हो जाएंगे सत्ता के मरकज पर। तो ये इनकी चालाकी या इनकी चतुराई या इनकी चाल नहीं दर्शाती, ये दर्शाता है कि ये कितने भीतर से डरे हुए हैं, कितने बदहवास हैं और कितनी ये परेशानी में है। और उसके बाद ही होता है कि एक के बाद एक गलतियां होती है। जैसे अभी संतोष जी बता रहे थे कि क्या हुआ था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी में खूब ऐसे फैसले किए जो मीडिया को उन्होंने कर्ब किया, विपक्षी नेताओं के ऊपर बहुत सारे बुरे काम किए गए, उनके साथ उनको परेशान किया गया और बहुत सारी चीजों को दबा के रखा गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब इलेक्शन करा देंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तब भी यही था, ना कोई संगठित बहुत बड़ा विपक्ष था, ना विपक्ष का कोई ऐसा बड़ा चेहरा था। लेकिन जो संतोष जी कह रहे हैं, जनता चुनाव लड़ती है और चेहरा निकल के आ जाता है। तो जब आप घबराहट में होते हो, बेचैनी में होते हो, तो आप गलत स्टेप लेते हो, गलत डिसीजन लेते हो। और ये भी वो एक गलत डिसीजन लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या देश इसके लिए तैयार होगा कि 2029 में आप सभी इन्हीं राज्यों को में एक साथ चुनाव करा दे, जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अभी आप तैयार कर रहे हैं? आपको इस प्रक्रिया है, एक जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आप राय मशविरा लेंगे कि नहीं लेंगे, या अपना आप थोप देंगे कि आप चाह रहे हैं कि आपकी मर्जी से हो जाए, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ज्ञानादेश है तब तक करा लो तो हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद कल किसने देखा है। लेकिन कल तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपका कल भी क्या होने वाला है ये आपको भी नहीं पता। जनता तो आज ही जंतर मंतर पहुंच रही है, आज ही आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी ने आज ही पूरा डिस्कोर्स चेंज कर दिया है पॉलिटिकल। उन्होंने महिलाओं की, युवाओं की, जेंजी की, सबकी बात रख के आपको बता दी है कि अब आपसे चीजें रोकी नहीं जा रही है। तो यही घबराहट में ऐसे जब फैसले होते हैं कि आप कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जबकि पूरा देश क्या इसके लिए तैयार है? क्या कानून इसके लिए उस आप बना चुके हैं? आपके दिमाग में वही है, उसके बाद डिलिमिटेशन और उसके बाद तो सदा सदा के लिए आप यहां पर रहेंगे, क्योंकि आपने तो भाई तीर्थ बना लिया ऑफिस को और आप स्वयं भगवान। लेकिन ये चीजें होती नहीं है।
चलती नहीं है। और ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ये दाव इनके ऊपर ही तो उल्टा नहीं पड़ जाएगा। और वो राज्य सरकारें अब तो भाई वो भी बोलने लगे हैं, आप बता रहे हैं, अब क्या तैयार होंगे योगी जी, तैयार होंगे कि उस समय, हालांकि 27 में ही है, लेकिन अगर दोबारा भी चुनाव कराने पड़े, मान लीजिए कि जब सब राज्य के होने, तो 27 के बाद 29 में दोबारा कराएंगे क्या? असम वाले कराएंगे दोबारा। और भी जो है राज्य जो जीते हुए हैं, उनको लगेगा तब तक उनकी जनता उनसे क्या रहेगी, खुश रहेगी, नाराज रहेगी, कितना पानी बह जाएगा। राहुल गांधी तो कहते हैं अंदर के अधिकारियों से सारी खबरें आती हैं, और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष हो गया गलती से, फिर क्या होगा? बहुत सारी बातें हैं, बहुत बारीकियां हैं संतोष जी, लेकिन आकलन ये करके ये बताइए, क्या ये जो इनका प्लान है, इस प्लान में तो कानूनी अड़चने क्या क्या हैं? अभी ये कह रहे हैं कि हम राज्यों से कंसल्टेशन कर रहे हैं, और आपने जो बड़ी बात रख दी कि सत्र का जो अवसान हुआ है, अभी इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकलवाया राष्ट्रपति से, तो ये पूरी प्लानिंग चल रही है कि किसी तरह इसी सत्र को आगे बढ़ा के ये खेल किया जाए। पर खतरे यहां भी हैं, सत्र खोलेंगे, आएंगे तो फिर राहुल गांधी वही सवाल करेंगे, पैलेट गन किसने चलवाई थी? मतलब करे तो करे क्या, क्या चल रहा है अभी अंदर में? देखिए, बिल्कुल अंशु जी, और एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली जो राष्ट्रीय महासचिव बनी स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी महिलाओं के समर्थक हैं, तो उन्हें पहले महिला आरक्षण लागू करने का समर्थन करना चाहिए। बड़ी दिलचस्प बात है। आमतौर पर ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक दलों को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन एक लाइन तो मैं कहूंगा, जब ये नई टीम का गठन हो रहा था, पिछले जनवरी के बाद से जब इस नई टीम के बारे में सोचा जा रहा था, तो ये सोचा गया कि सुषमा स्वराज का विकल्प कौन होगा। अब ये देखिए, सुषमा स्वराज को राजनीति से संन्यास लेना पड़ गया मोदी के जीवन काल में, और पिछले कई दशकों से दिल्ली के जिस लुटियन जोन के जिस कोठी में रहा करती थी, वहां से एक फ्लैट में उनको शिफ्ट होना पड़ा। और कहने वाले ये कहते हैं कि कोठी से फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। कितना सच है कितना गलत ये नहीं कह सकता, लेकिन उन्हीं मोदी शाह को सुषमा स्वराज के अल्टरनेटिव की याद आई। फिर सोचा गया कि क्या बांसुरी स्वराज विकल्प बन सकती है, लेकिन फिर लगा कि नहीं, बांसुरी स्वराज नहीं बनेंगे, फिलहाल स्मृति ईरानी को ही राष्ट्रीय महासचिव बनाना चाहिए। एक दौर में अटल आडवाणी की जोड़ी ने सुषमा स्वराज को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। अब वो स्मृति ईरानी कह रही है कि भैया महिलाओं के समर्थक है तो साबित कर दो और महिला आरक्षण लागू कर दो। अब उन स्मृति ईरानी को नहीं पता कि राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय सुषमा स्वराज ने के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने रिकमेंड किया, राजनाथ सिंह ने उसको माना, और भाजपा ने 2014 से काफी पहले ये तय कर लिया था कि बीजेपी के संगठन में वो 33% सीटें महिलाओं को देंगे। वो दिन है और आज का दिन है। आज तक भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में 33% सीटें महिलाओं को नहीं दे पाई है। अब कौन महिला हितैषी है, कौन महिला हितैषी नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे आप दिक्कत समझिए, कानूनी और संवैधानिक के साथ साथ एक और व्यवहारिक दिक्कत आप समझिए। जब देश आजाद हुआ था, जो पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, केंद्र का भी चुनाव हुआ था, राज्यों का भी चुनाव हुआ था। लगातार 3-4 लोकसभा चुनाव और आम चुनाव, राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। दिक्कत कहां से आने लगी? जब राज्य सरकारें पहले गिरने लगी। अब मान लीजिए कि 2029 में, एक मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा के साथ चुनाव हो गए। अब 2 साल बाद किसी राज्य में सरकार गिर गई, तो बाकी 3 साल क्या होगा? फिर आप विधानसभा का चुनाव करवाओगे, कहोगे वो 3 साल के लिए ही बनेगा। मान लीजिए 4 साल चलने के बाद कोई सरकार गिर गई, तो फिर चुनाव क्या 1 साल का ही के लिए करोगे? मतलब ये अदूरदर्शिता इतनी है, दूरदर्शिता की इतनी कमी है कि ये समझ नहीं पा रहे कि मल्टी पार्टी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में आप इस तरह से टेन्योर फिक्स नहीं कर सकते हो। आप सरकार बीच में गिर गई तो फिर वो कैसे चलेगा 1-1.5 साल? तो वो ये नहीं कर पा रहे। दिक्कत क्या है कि जो इनको करना है वो ये अचीव नहीं कर पा रहे, वो ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अभी कल ही खबर आई थी कि भैया केंद्र सरकार के विभागों में कितनी नौकरियां खाली है। पिछले 12-13 सालों में मोदी साहब के रिजीम में कितनी नौकरियां खत्म हुई है। आज खबर आई है कि 2 साल में 73 लाख किसानों ने छोड़ी फसल बीमा योजना। एक योजना मोदी साहब की नहीं है जिससे जनता का फायदा हो। मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूं, मोदी के अंधभक्त ये बता दे कि पिछले 12-13 सालों में कोई एक चीज ऐसी है जो सस्ती हुई हो, कोई एक चीज ऐसी है जो सस्ती हुई हो, कोई एक चीज नहीं, कोई एक चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं। स्मृति ईरानी का पुराना बयान कि इतने रुपए किलो चीनी मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में थे तो वो चीनी की कीमतों को लेकर सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं।
जितनी योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, कहते हैं कि इलाज के लिए लाए जा रहे हैं, वो बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। फसल बीमा योजना कह रहे किसानों के फायदे के लिए, वो बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। 5 किलो अनाज, उस 5 किलो के अनाज के एवज में आप क्या क्या छीनते हुए नजर आ रहे हो। देश के अंदर, देश के बाहर, हर जगह ये अपनी अदूरदर्शी नीतियों के कारण सरकार के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। लेकिन चलते चलते राजनीतिक बातें भी कर लें। अब मोदी साहब को संसदीय बोर्ड के नाम तय करने हैं। आज 24 तारीख है, मुझे लगता है कि 2 या 3 दिनों में संसदीय बोर्ड के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब ये बैलेंस बनाने की बात हो रही है। बैलेंस बनाने की बात इसलिए हो रही है कि पिछली बार इन्होंने जेपी नड्डा को कहकर नितिन गडकरी को निकाल दिया था संसदीय बोर्ड से। अब बीजेपी में 2-3 परंपराएं थी। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत तोड़ के रख दिया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के मेंबर हुआ करते हैं। नितिन गडकरी को बाहर निकाल के बहुत पहले ही तोड़ दिया उन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते हैं, वो भी एक तरह से तोड़ दिया। जो संस्था अपने पार्टी की परंपराओं को नकार दे, जो संस्था अपनी पार्टी के संविधान को नकार दे, उनसे आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस देश के संविधान को मानेंगे। ये दर्शकों पे छोड़ता हूं कि वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों, ये तूफान से पहले की शांति है। एक अजीब तरह की शांति और खामोशी है। और जब इस तरह की शांति और खामोशी होती है तो उसके बाद आता है राजनीतिक तूफान। और तूफान में फिर कौन कौन से पेड़ गिरते हैं, यहाँ राजनीति की बात कर रहा हूं, तो कौन कौन सी कुर्सियां हिलती हैं, कौन कौन सी कुर्सियों के पाए हिलते हैं, इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बड़ा राजनीतिक तूफान मोदी सरकार में आने वाला है। एक बड़ा राजनीतिक तूफान भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में आ रहा है। और इस बात को समझिए कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम में इसलिए आ रहा है, विपक्ष थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक कर जाता है। आज हमारा भी ये मानना है कि आरक्षण को लेकर जो बवाल खड़ा हो रहा है, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम चीजों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तय करना पड़ेगा कि क्या अब चिराग पासवान के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या अब अखिलेश यादव के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या अब देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री और देश की कई सरकारों में मंत्री रह चुके जगजीवन राम, जिनकी बेटी मीरा कुमार जो कि लोकसभा स्पीकर रही, क्या उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सवाल पूछिए। मोदी साहब के पास एक रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट दबा के रखी हुई है अंशु जी इन्होंने। वो उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि ओबीसी आरक्षण या एससी आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा किस जाति को हुआ है। उस कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करके ये तय करना चाहिए कि अब तक आरक्षण का फायदा जिन सब कास्ट तक नहीं पहुंचा है, उपजातियों तक नहीं पहुंचा है, उन तक आरक्षण का लाभ कैसे पहुंचाया जाए। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अब आगे आना चाहिए, क्योंकि आपको ग्रिप में लेना पड़ेगा। राहुल गांधी की भाषा में तो कहूं, अब पता नहीं वो ग्रिप में जी आधा तो ले चुके हैं, अब कितना आगे लेने को तैयार है, इसके लिए हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा अंशु जी। बिल्कुल। और दर्शकों को कहना चाहूंगी कि फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और ये खबरें आपको यहीं मिलेंगी, क्योंकि जब आरक्षण की बात कर रहे हैं जिस तरह से संतोष जी, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि संतोष जी ने ही बताया था कि जो जनगणना का जिस तरीके से फॉर्म लाई है सरकार, उसमें कास्ट के जो सेक्शन है उसमें ओबीसी का जिक्र नहीं था। और ये बहुत बड़ी खबर बनी। सबसे पहले संतोष पाठक चैनल ऑफिशियल पे संतोष जी ने इसकी चर्चा की थी, और उसके 2 या 3 दिन बाद कांग्रेस ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये मुद्दा बना कि भाई जनगणना करनी है, उसमें आप ओबीसी का आपने खाना ही नहीं रखा है, उसका कोई आपने जगह नहीं रखी है, तो कि कैसे ये किस तरह की जाति जनगणना होगी, ये समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी बड़ी खबरें और पहले ये खबरें और पूरे विश्लेषण के साथ ये खबरें आपको संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल पर मिलेंगी। और आज भी हम जिस खबर को आपको बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करने के पीछे इनका पूरा प्लान क्या है, और क्या ये प्लान ये अपनी परिणति तक पहुंचा पाएंगे, या इससे पहले ही आप इसको भी रीड कीजिए जो संतोष जी ने कहा है कि संसदीय बोर्ड में जिनको लाया जाएगा मुख्यमंत्रियों को, उसके पीछे भी बहुत कहानी छुपी है। कभी नरेंद्र मोदी भी को उसी संसदीय बोर्ड में लाने की कोशिश हुई थी, लाए गए थे, और फिर सारी कहानी है, रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो ये समझिए कि पीछे के पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, शांति है, सन्नाटा है, तूफान बहुत बड़ा आने वाला है, और लगातार ये खबरें हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। चैनल के साथ आप बने रहिए। हमारी पत्रकारिता पसंद आती है तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।